हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 को पढ़ रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं और इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 51A। ठीक है। और स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। तो स्टूडेंट, इनको क्या है, इनके ऊपर डिफरेंट जो डिग्नेटरीज़ हैं, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उन्होंने अपने क्रिटिसाइजेशन में क्या क्या पॉइंट कहे, किस किस तरीके के क्रिटिक्स आए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिए गए हैं, उसको क्या है, उन क्रिटिक्स को हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उनके द्वारा ये क्रिटिक किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। उनके कहने का मीन्स ये था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें जो अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं उनको कवर नहीं किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट, उनका मानना था कि जैसे कि राइट टू वोट है, यानी वोट को कास्ट करने की जो ड्यूटी है, राइट टू वोट है, या फिर क्या है, टैक्स को पे करने की ड्यूटी है। और साथ ही जो फैमिली प्लानिंग है वो भी क्या की जानी थी, फैमिली प्लानिंग को भी, और जो क्या है, वोट को कास्ट करने की भी ड्यूटी होनी चाहिए थी, और टैक्स को पे करने की भी। इन सब इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी क्या किया जाना था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट में इंक्लूड किया जाना था। ऐसा क्रिटिक्स किया गया और कहा गया कि क्या है, कि पेइंग टैक्सेस, कास्टिंग वोट और फैमिली प्लानिंग को भी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कवर किया जाना था, लेकिन इन्होंने क्या है, कवर नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और साथ ही स्टूडेंट, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये क्रिटिक्स किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनमें से जो कुछ ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, वेग हैं, एम्बिगुअस हैं एंड डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। ये बताया कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में, उसमें से कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो कि वेग हैं, मीन्स वो क्या हैं, उनका मीनिंग क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस मीन्स कि क्या है, उनमें उनका जो अर्थ है वो क्या है, स्पष्ट नहीं है, एक मीनिंग नहीं है, अलग अलग मीनिंग को लिए हुए हैं। और साथ ही ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ फ्रेजेस हैं, वो क्या हैं, वो एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। जैसे कि कहा गया कि जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए गए हैं, जैसे कि जो फ्रेज़ है नोबल आइडियाज़, बताया गया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये जो नोबल आइडियाज़ का जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है, साथ ही ऐसे कुछ और फ्रेजेस जैसे कि कंपोजिट कल्चर, हमने अभी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ा था कि कंपोजिट कल्चर के बारे में इंडिया के, और ये टर्म है, और एक और है जैसे साइंटिफिक टेम्पर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, जो क्रिटिक्स थे, इनके द्वारा कहा गया कि ये वर्ड तो यूज़ किए गए हैं, जैसे नोबल आइडियल्स यूज़ किया गया है, कंपोजिट कल्चर इंडिया के कल्चर के लिए यूज़ किया गया है, और साइंटिफिक टेम्पर, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसे ही कुछ जो फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, इनके मीनिंग को नहीं बताया गया है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इनको इंटरप्रेट नहीं किया गया है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि एक जो कॉमन मैन है इसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। इसीलिए कहा गया कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो कुछ प्रोविज़न हैं, जो कुछ क्या हैं,
फ्रेजेस हैं उनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है, उनकी प्रॉपर मीनिंग नहीं दी गई है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया था उसमें कहा गया था कि इनको इनको जो डिफरेंट क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था कि ये क्या हैं, एज ए कोड ऑफ मॉरल प्रिसिप्ट्स, इनको एज ए कोड ऑफ मॉरल प्रिसिप्ट्स कहा गया था, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल करैक्टर के हैं। इनको क्या है, इनके वायलेशन की कंडीशन पर इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर या किसी भी कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। केवल इनके ऊपर क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि कोई भी सिटीज़न जो है वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। हमारे ऊपर क्या है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। इसीलिए कहा गया क्रिटिक्स के द्वारा कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या हैं, ये कोड ऑफ मॉरल प्रिसिप्ट्स की तरह हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। इनको किसी भी कोर्ट में जाकर इनके वायलेशन के लिए इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज सुपरफ्लुअस। ये कहा गया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो अलग से ऐड किया गया है पार्ट 4A के अंदर, ये क्या है, सुपरफ्लुअस है। मीन्स ये कहा गया कि ये क्या है, अननेसेसरी है, मीनिंगलेस है। ठीक है, ये कहा गया कि ये क्या है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट है। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि क्रिटिक्स का ये कहना था कि अगर आप इनको नहीं भी देते तो तब भी क्या है, प्रत्येक इंडिया का जो सिटीज़न है वो क्या करता, अपने इन फंक्शंस को परफॉर्म करता। ठीक है, जिनको कि आपने अलग से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में आपने बनाया है। अगर ये क्या है, सुपरफ्लुअस, अगर इनको अलग से डिफ़ाइन नहीं भी किया जाता तो तब भी क्या है, प्रत्येक सिटीज़न अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता, ये कहा गया है। स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिक किया गया है उसमें कहा गया है कि द क्रिटिक्स सेड दैट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज एन अपेंडिज टू द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको कहाँ पर जोड़ा गया है, इनको पार्ट 4 में एक पार्ट के रूप में, एक सब पार्ट के रूप में, जो कि पार्ट 4A है, ठीक है, जो कि पार्ट 4A है, इसके अंदर ऐड किया गया है। इससे क्या इन्होंने कहा है कि इससे क्या हुआ है, इससे जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसने क्या किया है, इनकी वैल्यू को और इनके सिग्निफिकेंस को कम कर दिया है। क्रिटिक्स का मानना ये था स्टूडेंट कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको पार्ट 3 में इंक्लूड किया जाना था, जिससे कि पार्ट 3 में क्या आते हैं, हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या है, कोई भी पर्सन कोर्ट में जाकर उसको इन्फोर्स करा सकता है। इसीलिए क्रिटिक्स के द्वारा कहा गया कि आपने इसको पार्ट 4 में ऐड कर दिया, पार्ट 4 का एक पार्ट बना के पार्ट 4A में ऐड किया, जो कि क्या है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सिग्निफिकेंस को और इनकी वैल्यू को कम करता है। ऐसा इसलिए कहा गया स्टूडेंट क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या हैं, वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं, उनको किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए क्या हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, और इनको भी इनके वायलेशन के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और क्रिटिक्स का मानना ये है कि अगर हमने इनको, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको हमने अगर पार्ट 3 में ऐड किया होता, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है और जिनके लिए कि पार्ट 3 के जितने भी प्रोविज़न हैं उसमें हमने कहा है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो वो पर्सन कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है और उनको इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन स्टूडेंट
ये पार्ट 4 में डाला गया है। तो पार्ट 4 में क्या है, जो इसका सिग्निफिकेंस है और जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, वो कम हो गई है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि ये क्या है, पार्ट 4 में नॉन इन्फोर्सेबल है और पार्ट 4 क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। और इन्होंने इसीलिए कहा कि इसको कहाँ ऐड करना चाहिए था, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के साथ इसको इंक्लूड किया जाना था, जिससे कि क्या है, इसको भी फिर उसके बाद इन्फोर्स किया जा सकता था। अगर इनको पार्ट 3 में रखा जाता फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो इसको भी फिर इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता था। स्टूडेंट, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। ये अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।